तुम हर बार हमारी हदें तोड़ देती हो और हमें समझ भी नहीं आता कि तुम्हें रोके या खुद को। विक्रम की आवाज में एक अजीब सा भारीपन और राजसी अधिकार था। चांदनी में भीगा हुआ बागीचा खामोश था। पत्थर की बेंच पर अवनी सोई हुई थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो धीरे धीरे अवनी के पास आया। हवा का एक झोंका आया और अवनी के बाल उसकी पलकों पर उलझ गए। विक्रम ने कांपते हाथों से उन्हें हटाया। उसकी उंगलियां अवनी के गाल के पास जाकर ठहर गई। ये हमें क्या हो रहा है? एक पल में उसने खुद को रोकना छोड़ दिया। वो झुका और अपने होंठ अवनी के होंठों पर रख दिए। स्पर्श गहरा था। अवनी की आंखें झटके से खुली। पल भर को वो सन्न रही, फिर उसने पूरी ताकत लगाकर विक्रम को पीछे धक्का दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? विक्रम 2 कदम पीछे हटा, पर उसकी नजरें अवनी के चेहरे से एक पल को भी नहीं हटी। तुम्हारे करीब आकर हम स्वयं पर अंकुश नहीं रख पाते। अवनी की सांसें तेज हो गई। विक्रम एक कदम और आगे बढ़ा। उसका साया अवनी पर हावी होने लगा। तुम क्यों हमारे हर मार्ग में आकर खड़ी हो जाती हो? दोनों की नजरें टकराई। अवनी ने अचानक मुड़कर दौड़ लगा दी। वो हवेली के अंधेरे गलियारों में भागी। तभी उसका हाथ दीवार पर लगी एक नुकीली लोहे की जाली से टकराया। लोहे की तीखी नोक ने उसकी त्वचा को गहराई तक चीर दिया। गर्म खून बह निकला। वो रुकी नहीं। दर्द को सीने में दबाकर वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर टावर के कमरे की तरफ भागी। पीछे से विक्रम के भारी कदमों की आहट और करीब आती जा रही थी। अवनी एक कमरे तक पहुंची। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद करना चाहा, उसका घायल हाथ कांपा। खून की एक बूंद उसकी सूर्य अंगूठी पर जा गिरी। अंगूठी अचानक किसी नीले धमाके की तरह रोशनी से भर उठी। ये क्या? अवनी के हलक से आवाज निकली। उसी पल विक्रम दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा थाम लिया। अवनी, द्वार खोलो, रुक जाओ। दरवाजा पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले विक्रम की उंगलियां अवनी की उंगलियों से छू गई। अगले ही सेकंड दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने पूरी ताकत से उसे खोला और अंदर घुसा। कमरा खाली था। खिड़की से आती चांदनी के अलावा वहां कुछ नहीं था। विक्रम वहीं जम गया। वक्त की लहरें सन्नाटे को पीछे छोड़ती हुई वापस उस शोर की तरफ मुड़ी जहां से ये सब शुरू हुआ था। साल 2026 में पंजाब के रामगढ़ में चारों तरफ तबाही का मंजर था। भूकंप ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। डॉक्टर अवनी अपने टेंट के बाहर खड़ी थी, आंखों में खूबसूरती के साथ डर घुला हुआ और चेहरे पर हर घायल इंसान का दर्द साफ दिख रहा था। उसका फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। अवनी ने फोन उठाया। अवनी बेटा, तू अभी तक वहीं है? देख, सारा शहर खाली हो रहा है। दिवाली सिर पर है, घर आजा बेटा। माँ की आवाज कांप रही थी। अवनी ने मलबे की ओर देखा। माँ, यहाँ लोगों को मेरी जरूरत है। मेरी दिवाली इन्हीं चेहरों के सुकून में है। आप अपना ख्याल रखना। उसने फोन रख दिया। तभी एक औरत की टूटी हुई चीख ने उसे जड़ कर दिया। कोई है? मेरी बेटी को बचा लो। अवनी बिना सोचे उस तरफ भागी। धूल के बीच एक माँ मलबा हटाने की कोशिश कर रही थी। वो नीचे है, उसकी आवाज आ रही है। अवनी घुटनों के बल बैठी, कान लगाया और तुरंत मलबा हटाने लगी। पत्थरों के बीच एक सूर्य की चिन्ह वाली चमकदार अंगूठी उसकी नजर में आई। एक पल को वो ठहरी, फिर उसे उठाकर अपनी उंगली में पहन लिया। अभी नहीं, पहले उसे निकालना है। और अगले ही पल उसने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, उसने कहा और पूरी ताकत लगाकर बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची की सांसें हल्की थी। अवनी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधे इमरजेंसी टेंट की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहले से कई लोग घायल थे। उसने जल्दी से एक खाली बेड ढूंढा और बच्ची को लिटा दिया। टूल बॉक्स खोलते हुए उसके हाथ तेजी से काम करने लगे। सिस्टर, सलाइन, उसने आवाज लगाई, फिर खुद ही ड्रिप सेट करने लगी। सांस लो, तुम ठीक हो जाओगी, वो लगातार बच्ची से कहती रही। कुछ देर में बच्ची की सांसें स्थिर होने लगी। अवनी ने राहत की सांस ली। अब थकान उसके पूरे शरीर पर हावी थी। वो धीरे धीरे अपने छोटे टेंट की तरफ लौटी। अंदर आकर वो बैठ गई। उसने माथा पोंछा, तभी गाल पर कांच की हल्की खरोच से खून की एक बूंद उंगली तक आई और वहीं से फिसलकर उसकी अंगूठी पर गिर गई। अगले ही पल अंगूठी नीली रोशनी से चमक उठी। तेज चुभती हुई रोशनी पूरे टेंट में फैल गई।
अवनी घबरा गई। ये क्या हो रहा है? उसने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर जैसे जकड़ गया। रोशनी और तेज होती गई। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। बाहर का शोर दूर जाता हुआ महसूस होने लगा। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। जैसे ही अवनी की आंखें खुली तो वहां मशीनों की बीप नहीं बल्कि मौत का तांडव था। वो एक धूल भरी रणभूमि के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था। बस दूर पहाड़ियों पर झोपड़ियों की दियों की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। अवनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोसों दूर इस वीराने में कैसे आ गई। तभी घोड़ों की टापों ने जमीन हिला दी। धूल के गुबार को चीरते हुए एक घुड़सवार बिजली की तरह सामने आया। वो कुंवर विक्रम प्रताप सिंह था। लंबी काठी, कसा हुआ बदन और आंखों में ऐसी निडरता जैसे उसने कभी दर्द शब्द सुना ही ना हो। विक्रम का ये रूप किसी जल्लाद जैसा था। विक्रम ने अपनी भारी तलवार हवा में लहराई ताकि सामने गिरा हुआ दुश्मन गजेंद्र का अंत कर सके। अवनी का डॉक्टर वाला जमीर चिल्ला पड़ा, रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी चीख ने विक्रम का हाथ हवा में ही रोक दिया। विक्रम का ध्यान भटका। तभी पीछे से एक दुश्मन सैनिक अपनी तलवार लिए दबे पांव अवनी की ओर बढ़ा। अवनी को लगा कि मौत सामने खड़ी है। उसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से भींच ली। तभी हवा में एक तेज सनसनाहट हुई। अवनी ने कांपते हुए आंखें खोली। उसके सामने वो सैनिक नहीं बल्कि विक्रम खड़ा था। विक्रम ने पलक झपकते ही उस हमलावर सैनिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। अवनी चीखना चाहती थी पर गले से आवाज नहीं निकली। विक्रम ने अपनी खून से सनी तलवार अवनी की गर्दन पर टिका दी। उसकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। कौन हो तुम और गद्दार गजेंद्र की मदद क्यों कर रही हो? विक्रम की आवाज ठंडी थी। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम कौन हो और ये सब क्या पागलपन है? मुझे घर जाना है। अवनी हाँफ रही थी। उसकी आंखों में दहशत थी। विक्रम ने तलवार का दबाव थोड़ा और बढ़ा दिया। कैसी अजीब भाषा बोल रही हो तुम? जासूस लगती हो। तुम दोनों अब हमारे बंदी हो। विक्रम के इशारे पर सैनिक ने घायल गजेंद्र और अवनी को जंजीरों में जकड़ लिया। अवनी बदहवास होकर चिल्लाई, बंदी? तुम होश में तो हो? मुझे बस ये बताओ कि ये कौन सी जगह है और तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? कोई 19वीं सेंचुरी का शो चल रहा है क्या? विक्रम अवनी के चेहरे के और करीब आया। ये रामगढ़ की सरहद है। विक्रम एक पल के लिए रुका और फिर उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, और साल 1940 चल रहा है। ये सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1940? वो 80 साल से भी ज्यादा पीछे उस दौर में कैसे आई थी? अवनी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई बुरा सपना है या उसकी जिंदगी की एक खतरनाक हकीकत। तलवार की ठंडी नोक अवनी की गर्दन को छू रही थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, विक्रम के इशारे पर 2 सैनिकों ने उसकी बाजुओं को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अवनी गुस्से से छटपटाई। ये इल्लीगल है। मुझे बिना वजह पकड़ने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मैं कोई जासूस नहीं, एक डॉक्टर हूँ। सैनिकों के लिए उसका आधुनिक अंदाज और मेडिकल यूनिफॉर्म किसी अजूबे से कम नहीं था। काले घोड़े पर सवार विक्रम की बाज जैसी नजरें अवनी के अजीबोगरीब कपड़ों और स्टेथोस्कोप पर गई, जिन पर 2026 के मलबे की धूल थी। कैसा विचित्र भेष है तुम्हारा? विक्रम की आवाज बर्फ सी ठंडी थी। गले में ये कौन सा यंत्र है? किसी अजीब मुल्क की औरत लगती हो, पर गद्दार गजेंद्र की मदद करने का अंजाम भुगतना ही होगा। कौन गजेंद्र? मैं किसी गजेंद्र को नहीं जानती। मैं बस एक घायल इंसान की जान बचा रही थी। अवनी ने सफाई दी। विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। खामोश! तुम्हारी इन कहानियों का सच अब रामगढ़ की हवेली के तहखानों में ही निकलेगा। सैनिकों ने अवनी को भारी जंजीरों में जकड़ लिया। हवेली की ओर जाते हुए अवनी ने आसपास का माहौल देखा। कोई बिजली का खंबा या मोटर कार नहीं, सिर्फ धूल भरे रास्ते, बैलगाड़ियों और दियों की टिमटिमाती रोशनी थी। ये देखकर उसका इन्वेंशंस को मानने वाला दिमाग सन्न रह गया। वो कोई फिल्म सेट नहीं था, वो सचमुच दशकों पीछे आ चुकी थी। उसकी नजर अपनी उंगली में शांत पड़ी सूर्य अंगूठी पर गई। क्या ये सच में पॉसिबल है? अवनी बुदबुदाई। अपनी माँ की याद से उसका गला रूंध गया। अवनी बेटा, घर आ जा। माँ की आवाज गूंजी। क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगी? मेरी दुनिया क्या सब खत्म हो गया?
इससे पहले कि उसके आंसू बहते, काफिला एक विशाल हवेली के भारी दरवाजे के सामने रुक गया। ये रामगढ़ की मुख्य हवेली थी। अवनी को हवेली के पिछले हिस्से में ले जाकर एक सीलन भरी अंधेरी कालकोठरी में धकेल दिया गया। लोहे का भारी दरवाजा डरावनी चरमराहट के साथ बंद हुआ और बाहर से ताला लगा दिया गया। अंदर घुप अंधेरा और अजीब घुटन थी। सिर्फ एक ऊंचे रोशनदान से हवेली के आंगन की हल्की रोशनी और आवाजें आ रही थी। अवनी जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए थे और हाथों पर जंजीरों के निशान गहरे हो गए थे। कुछ देर तक वो सुन्न बैठी रही, लेकिन वो अवनी थी तो एक डॉक्टर जो मौत के मुंह से लोगों को खींच लाती थी। वो काल कोठरी में रोकर हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं इस सीलन भरी काल कोठरी में कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, उसने खुद से कहा और दीवारों का सहारा लेकर खड़ी हो गई। अवनी की नजर काल कोठरी के ऊंचे रोशनदान पर गई। शायद वहां से कोई एस्केप रूट मिल जाए। खुरदुरे पत्थर और काई से फिसलते हाथों के बावजूद उंगलियों से रिश्ते खून की परवाह किए बिना वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ गई। सलाखें पकड़कर उसने बाहर झांका। हवेली के रोशन आंगन का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। वहां कुछ अंग्रेज अफसर खड़े थे। उनके लाल कोट, ऊंचे चमड़े के बूट और चेहरों पर छाई वो घमंड अकड़ साफ बता रही थी कि वे कौन हैं। और उनके ठीक सामने एक अधेड़ उम्र के राजपूती लिबास में सजे व्यक्ति खड़े थे, जिनका सर उन अंग्रेजों के सामने झुका हुआ था। अवनी तुरंत समझ गई कि वे विक्रम के पिता हैं। अंग्रेजों के ठहाके और राजा का खामोश अपमान देखकर उसका खून खौल उठा। सीरियसली, अपनी ही जमीन पर इन अंग्रेजों के सामने झुक रहे हैं? विक्रम बाहर शेर बनता है और घर में ये तमाशा। बाहर निकली तो इन गोरों की ऐसी बैंड बजाऊंगी कि ये अपनी रानी को भूल जाएंगे। गुस्से में उसने जंग लगी सलाखों को जोर से हिलाया। तभी एक भयानक आवाज हुई। अवनी के पैर के नीचे का पत्थर उखड़कर गिर गया। अरे नहीं! अवनी सन्न रह गई। इतनी ऊंचाइयों से गिरने का मतलब था 1940 में बिना किसी एक्सरे या आधुनिक मेडिकल सुविधा के हड्डियां तुड़वाने का मतलब था हमेशा के लिए अपाहिज हो जाना या मौत। उसके हाथ पसीने से फिसलते जा रहे थे। हवा में झूलते हुए उसने घबराहट में पैर टिकाने की जगह ढूंढी। प्लीज भगवान, कुछ तो मिल जा। वो घबराहट के मारे अपने लटकते हुए पैरों से दीवार पर कोई और दरार या पत्थर ढूंढने लगी। प्लीज भगवान, कुछ तो मिल जा, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। तभी दाएं पैर के नीचे उसे एक बेहद मजबूत, चौड़ी और गर्म सतह महसूस हुई। अवनी ने राहत की एक लंबी सांस ली। थैंक गॉड, यहाँ पर पैर टिकाकर मैं बाहर कूद सकती हूँ। उसने अपना पूरा वजन उस ठोस सहारे पर लगा दिया और सलाखों को तोड़ने की कोशिश करने लगी। तभी इस पूरी जद्दोजहद में अवनी के गले में पड़ा उसका हॉस्पिटल आईडी कार्ड झटके से टूट गया। प्लास्टिक का वो कार्ड नीले रिबन के साथ उसकी गर्दन से फिसला और नीचे काल कोठरी के अंधेरे में गिर गया। ओह, मेरा आईडी कार्ड! अवनी के मुंह से निकला। घबराकर उसने नीचे देखा। चांदनी की पतली किरण फर्श पर पड़ रही थी। उसकी नजर जैसे ही नीचे गई, उसका दिल थम गया। उसके पैर पत्थर पर नहीं, कुंवर विक्रम प्रताप सिंह के कंधों पर थे। विक्रम बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी उंगलियों में अवनी का आईडी कार्ड था। उसने धीरे से नजर उठाई। उसकी आंखों की ठंडी खामोशी और दहकता गुस्सा अवनी को अंदर तक जमा गया। अवनी का संतुलन बिगड़ा। उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। गिरने से पहले ही विक्रम ने उसे थाम लिया। एक झटके में अवनी उसकी बाहों में थी। उसका शरीर सीधे विक्रम के सीने से आ लगा, इतनी नजदीकी कि उसकी सांसें विक्रम की गर्दन को छू रही थी। अवनी के खुले बाल विक्रम के कान और कंधों पर बिखर गए। उसके बालों की एक लट विक्रम के हाथों में पहनी रुद्राक्ष की माला में अटक गई। दोनों कुछ पल उसी तरह थमे रहे। विक्रम की पकड़ और कस गई। उसकी नजरें अवनी के चेहरे पर जमी थी। अवनी की धड़कनें तेज थी और उनके बीच अब सिर्फ एक सांस का फासला था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। कौन हो तुम? आसमान से गिरी हो या किसी दुश्मन की चाल हो? किस इरादे से हमारे रामगढ़ में घुसी हो? अवनी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि विक्रम ने उसकी लट को माला से अलग किया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। अवनी के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। वो डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो तन कर उसके सामने खड़ी हुई।
तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो। अवनी की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आवाज काल कोठरी की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मैं तुम्हारी किसी रियासत की दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैं किसी जासूस की चमची हूँ। सच तो यह है कि मैं इस दुनिया, इस दौर की हूँ ही नहीं। विक्रम की त्योरियां चढ़ गई। पहेलियां मत बुझाओ, हमारे पास समय नहीं है। अवनी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए उसने एक ऐसा सच उगला जिसने काल कोठरी की हवा को भी जैसे जमा दिया। ये कोई पहेली नहीं है, मैं भविष्य से आई हूँ। 86 साल आगे से, सन 2026 से मैं एक ऐसी दुनिया से आई हूँ जहाँ तुम्हारा ये रामगढ़ और बाहर आंगन में खड़े तुम्हारे ये गोरे अंग्रेज सब के सब केवल इतिहास के किताबों के पन्नों में दफन हो चुके हैं। विक्रम वहीं जम गया। अवनी के चेहरे पर जो खतरनाक आत्मविश्वास और सच्चाई थी, उसने पल भर के लिए रामगढ़ के सबसे निडर योद्धा के पैरों तले जमीन खिसका दी। अवनी के चेहरे पर जो खौफनाक आत्मविश्वास और सच्चाई थी, उसने पल भर के लिए रामगढ़ के सबसे निडर योद्धा के पैरों तले जमीन खिसका दी। तभी काल कोठरी के अंधेरे में अवनी की उंगली में पहनी वो सूर्य अंगूठी एक बार फिर हल्की नीली रोशनी से चमक उठी। इससे पहले कि विक्रम उस नीली रोशनी और अवनी की बातों का कोई अर्थ निकाल पाता, बाहर हवेली के आंगन से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। काल कोठरी की दीवारें हिल गईं। हमला! हवेली पर हमला हुआ है। गजेंद्र के बागियों ने धावा बोल दिया है। बाहर से सैनिकों की चीख पुकार, तोपों की गूंज और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देने लगी। विक्रम की आंखों का वो पल भर का शौक तुरंत एक खूंखार गुस्से में बदल गया। उसने अवनी की चमकती अंगूठी की तरफ देखा और उसका शक यकीन में बदल गया। तो ये था तुम्हारा षड्यंत्र। विक्रम एक खूंखार शेर की तरह दहाड़ा। उसने एक झटके में अवनी को अपनी ओर खींचा और उसका बायां हाथ मरोड़कर उसे अपने चौड़े सीने से जकड़ लिया। अपनी मायावी बातों में उलझाकर तुमने गद्दार गजेंद्र की सेना को यह नीला संकेत दिया। कितनी शातिर हो तुम। What? Are you crazy? मेरा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अवनी दर्द से छटपटाई, लेकिन विक्रम की पकड़ लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत थी। इस हाथापाई में अवनी विक्रम के इतने करीब थी कि वो उसके दिल की तेज धड़कनों को अपने सीने पर महसूस कर सकती थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। अवनी की आंखों में बेगुनाही का गुस्सा था और विक्रम की आंखों में नफरत। तुम्हारे इस मायाजाल का हिसाब हम बाद में करेंगे। विक्रम ने उसे झटके से अपने पीछे खड़े दो सैनिकों की ओर धकेला। इसे हमारी नजरों के सामने रखो। अगर इसने भागने का तनिक भी प्रयास किया तो इसका धड़ सिर से अलग कर देना। विक्रम अपनी भारी तलवार निकालते हुए काल कोठरी से बाहर तूफान की तरह निकल गया। सैनिक अवनी को घसीटते हुए मुख्य आंगन की तरफ ले गए। हवेली के टूटे द्वारों के बीच गजेंद्र के बागी सैनिकों से खूनी झड़प जारी थी। अवनी की नजर आंगन के बीच पड़ी, जहां राजकुमार विक्रम दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। तभी अवनी ने देखा कि कुछ बागी सैनिक तहखाने का दरवाजा तोड़ रहे थे। उनका असली मकसद हवेली पर कब्जा करना नहीं था। वे राजकुमार विक्रम के सबसे बड़े दुश्मन और अपने लीडर गजेंद्र को छुड़ाने आए थे। अचानक एक बागी ने पीछे से विक्रम पर भारी तलवार से वार करना चाहा। पीछे देखो! अवनी जोर से चीखी। विक्रम से पहले उसका सबसे करीबी दोस्त रुद्र बीच में आ गया। बागी की तलवार रुद्र के पेट को चीरती हुई निकल गई। रुद्र! विक्रम तड़प उठा। उसने पलक झपकते ही हमलावर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक बागी अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वे गजेंद्र को तहखाने से निकालकर घोड़ों पर बिठा चुके थे। धूल का गुबार उड़ाते हुए बागी अपने लीडर को लेकर हवेली से भाग निकले। विक्रम ने गिरते हुए रुद्र को थाम लिया। हवेली में मातम छा गया। रुद्र को मुख्य कक्ष में लिटाया गया। हवेली के सबसे बड़े हकीम को तुरंत बुलाया गया। हकीम जी ने जड़ी बूटियों का लेप लगाया, लेकिन खून नहीं रुका। उन्होंने हार मानकर हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो राजकुमार जी, खून बहुत ज्यादा बह गया है। अब इन्हें सिर्फ रब ही बचा सकता है। विक्रम रुद्र के पास घुटनों के बल बैठ गया। नहीं रुद्र, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम हमारे सेनापति ही नहीं, हमारे भाई हो। एक फौलादी योद्धा को इस तरह टूटता और सिसकता देख पूरा राजकक्ष रो पड़ा, लेकिन दरवाजे के पास सैनिकों की कैद में खड़ी अवनी का सर्जन अवतार अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने एक जोरदार धक्का देकर सैनिकों को पीछे किया।
और भीड़ को चीरती हुई सीधे रुद्र के पलंग के पास पहुंच गई। हटो यहाँ से, ये मरेगा नहीं, मैं इसे बचा सकती हूँ। अवनी ने राज वैद्य को किनारे करते हुए रुद्र की चोट को जांचा। खून के रंग और पल्स रेट का अंदाजा लगाते ही उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगा। विक्रम ने गुस्से से अवनी का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धकेला। दूर रहो उससे चुड़ैल, तुम्हारे ही कारण हमारे भाई जैसे दोस्त की ये दुर्दशा हुई। अवनी अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिली। उसने सीधे विक्रम की नम खूंखार आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक टॉप सर्जन का खौफनाक कॉन्फिडेंस था। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। इनकी पल्स गिर रही है। अगर अपने भाई से प्यार करते हो तो मेरा मेडिकल बैग वापस दो, या तो अभी मेरा गला काट दो या मुझे अपना काम करने दो। उसकी बेबाकी देखकर विक्रम ने सैनिकों को इशारा किया। अवनी का बैग लाया गया। उसने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन निकाला और फिर एक इंजेक्शन में भर लिया। 1940 के उन लोगों के लिए कांच और लोहे की नुकीली सुई वाला ये यंत्र किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं था। हे ईश्वर, ये कैसा काला जादू है। रानियां, राजवैद्य और सिपाही खौफ से कानाफूसी करने लगे। विक्रम उसे रोकने आगे बढ़ा, लेकिन अवनी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया और आधुनिक सर्जिकल धागे से तेजी से घाव को सिलने लगी। रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। दियों की लौ धीमी पड़ चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ कक्ष में सन्नाटा था। अवनी खून से सने कपड़ों में फर्श पर बैठी थी और विक्रम दरवाजे के पास खड़ा था। तभी रुद्र के कराहने की आवाज आई। रुद्र की आंख खुल गई थी। हकीम जी ने नब्ज जांची और अवाक रह गए। चमत्कार हो गया राजकुमार जी, इस कुड़ी की विद्या ने रुद्र को मौत के मुंह से वापस खींच लिया है। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने कई जन्मों के बाद कोई गहरी सांस ली हो। वो धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी घबराकर दीवार से सट गई, लेकिन विक्रम ने जो किया उसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी इंसान को नहीं थी। वो अवनी के सामने झुका और बिना कुछ कहे उसने अपने दोनों मजबूत हाथों से अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। पूरे राज दरबार के सामने रामगढ़ का खूंखार राजकुमार एक अनजान लड़की को गले लगाए हुए था। हम ऋणी है तुम्हारे अवनी। अवनी कुछ कहती, तभी हवेली के बड़े दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुले। दरवाजे पर महाराजा साहब और ग्रंथी जी खड़े थे। महाराज के हाथ में अवनी का स्मार्टफोन था। फोन की फ्लैशलाइट ऑन थी और तेज रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। 1940 के लोगों के लिए ये बिना आग की रोशनी किसी शैतानी काले जादू का साक्षात प्रमाण थी। राजा ने कांपती हुई उंगली से अवनी की तरफ इशारा किया। उनकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। विक्रम, इस स्त्री से दूर हट जाओ। इस डायन ने रुद्र को ठीक नहीं किया, बल्कि अपनी शैतानी विद्या से उसकी आत्मा का सौदा किया है। देखो इसे। राजा साहब ने फोन को हवा में उठाया, जिससे रोशनी पूरे कमरे में घूमने लगी। लोग खौफ से चीख पड़े। इसके पास एक ऐसा जादुई आईना है जिसमें से बिना आग के रोशनी निकलती है। ये कोई जासूस नहीं, एक पिशाचिनी है। राजपुरोहित ने अपना त्रिशूल आगे किया। सिपाहियों, इस चुड़ैल को अभी इसी वक्त आंगन में ले जाकर जिंदा जला दो। सिपाही अपनी तलवारें निकालकर अवनी की तरफ दौड़े। हवेली के उस विशाल कक्ष में सन्नाटा ऐसा था मानो मौत खुद वहां खड़ी सांस गिन रही हो। राजा साहब के हाथ में अवनी का स्मार्टफोन किसी खतरनाक चीज की तरह चमक रहा था। उस अनजान रोशनी से डरकर सिपाहियों ने अवनी को मारने के लिए अपनी तलवारें निकाल ली थी, लेकिन रामगढ़ का सबसे बहादुर योद्धा कुंवर विक्रम अवनी को बचाने के लिए उनके सामने खड़ा था। पिताजी, रुक जाइए। विक्रम की भारी और रौबदार आवाज ने सिपाहियों के कदम वहीं रोक दिए। इस स्त्री ने अभी अभी हमारे भाई रुद्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। रामगढ़ जीवन दान के बदले मृत्यु नहीं देता। तुम भ्रमित हो रहे हो विक्रम। राजा साहब कांपती आवाज में चिल्लाए। ये कोई जीवन दान नहीं, इस पिशाचिनी का माया जाल है। ये देखो इस रोशनी को जो बिना अग्नि के जल रहा है। अवनी समझ गई कि 1940 के इन लोगों के लिए एक साधारण सी फ्लैशलाइट कितना बड़ा हवा बन गई है। उसने गहरी सांस ली, अपने डर को किनारे किया और विक्रम के पीछे से बाहर निकलकर सीधे राजा जी के सामने आ खड़ी हुई। एक्सक्यूज मी राजा साहब। अवनी ने बिना डरे उनके हाथ से अपना फोन खींच लिया। पूरा दरबार खौफ से पीछे हट गया। अवनी ने स्क्रीन पर एक स्वाइप किया और अगले ही सेकंड वो तेज रोशनी बुझ गई। कक्ष में फिर से मशालों की पीली रोशनी छा गई। सब हक्के बक्के रह गए। ये कोई काला जादू या शैतानी आईना नहीं है,
अवनी ने फोन को अपनी जेब में रखते हुए बड़ी शांति से कहा। इसे टॉर्च कहते हैं, एक तरह की मशीन है जो मेरे मुल्क के लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई डायन नहीं। मैंने अपनी मेडिकल साइंस से रुद्र की जान बचाई है। भले ही किसी को मशीन या साइंस का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उस रोशनी के बुझते ही खौफ थोड़ा कम हो गया। विक्रम ने अवनी की तरफ एक गहरी, शक और अचरज भरी नजर से देखा और फिर अपने पिता की तरफ मुड़ा। पिताजी, सत्य जो भी हो, आज से ये स्त्री रामगढ़ की बंदी नहीं बल्कि अतिथि है। इसे अतिथि गृह में रखा जाए। परंतु विक्रम ने अवनी की आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी की। इसकी हर गतिविधि पर पहरा रहेगा। ये हवेली की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगी। अवनी ने उसकी बात सुनकर हल्की कड़वी सांस छोड़ी। अतिथि, ये शब्द सुनने में अच्छा था, असलियत में वो अब भी कैदी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी कालकोठरी अब थोड़ी आलीशान होने वाली थी। अगली सुबह हवेली के अतिथि कक्ष में अवनी ने आंखें खोली। अजीब से राजपूती कपड़े और पुराने रीति रिवाजों के बीच वो खुद को पूरी तरह अजनबी महसूस कर रही थी। घुटन से बचने के लिए अवनी आंगन की तरफ निकल गई। वहां पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। सामने कुंवर विक्रम प्रताप सिंह अभ्यास कर रहे थे। विक्रम के ऊपरी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उसका चौड़ा और फौलादी सीना पसीने से चमक रहा था। सुबह की हल्की धूप में उसके शरीर पर मौजूद योद्धा के कई पुराने गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। वो अपनी भारी लोहे की तलवार को हवा में घुमा रहा था। उसकी हर हरकत में एक खतरनाक लेकिन बेहद आकर्षण थी। अवनी, जो हमेशा से अपने काम में खोई रहने वाली लड़की थी, आज पहली बार किसी पुरुष को इस तरह बिना पलक झपकाए देख रही थी। वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी विक्रम की तलवार हवा में अचानक रुकी। उसे आहट मिल चुकी थी। बिजली की तेजी से वो मुड़ा और एक लंबी छलांग लगाकर अवनी के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि अवनी एक कदम भी पीछे हट पाती, विक्रम की भारी तलवार अवनी के गले में महज 1 इंच की दूरी पर आकर रुक गई। अवनी की सांसें अटक गई। विक्रम की भारी और गर्म सांसें अवनी के चेहरे से टकरा रही थी। छुपकर वार करना और छुपकर देखना, दोनों ही कायरों की निशानी है। अवनी ने डरे बिना सीधे उसकी खूंखार आंखों में देखा। मैं छुपकर नहीं देख रही थी, और वार करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम घाव भरना है। अवनी की नजर विक्रम के दाएं कंधे पर गई, जहां अभ्यास के दौरान एक पुराना घाव छिल गया था और वहां से ताजा खून रिस रहा था। बिना विक्रम की इजाजत लिए अवनी ने अपनी जेब से एंटीसेप्टिक मलहम की एक छोटी सी ट्यूब निकाली। तलवार हटाओ, तुम्हारे कंधे से खून बह रहा है, अवनी ने बेबाकी से कहा। विक्रम ने कुछ पल उसे घूरा और फिर तलवार नीचे कर ली। अवनी ने ट्यूब से थोड़ा सा मलहम अपनी उंगली पर लिया और विक्रम के करीब आई। जैसे ही अवनी की ठंडी कोमल उंगलियों ने विक्रम के गर्म पसीने से भीगे खुरदुरे कंधे को छुआ, विक्रम का पूरा फौलादी शरीर एक अनचाही सिहरन से कांप गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली ताकि अवनी को उसके शरीर की ये कमजोरी महसूस ना हो। अवनी भी उस स्पर्श से अंदर तक सिहर उठी थी, लेकिन उसने अपना ध्यान घाव पर केंद्रित रखा। इतने गहरे निशान? अवनी मलहम लगाते हुए अनजाने में बोल पड़ी। क्या बचपन में तुम्हें चोट लगने पर तुम्हारी माँ ने नहीं रोका? जैसे ही माँ शब्द अवनी के होठों से निकला, हवा का रुख बदल गया। विक्रम की आंखों में मौजूद वो हल्की सी नरमी अचानक एक भयंकर नफरत और गुस्से में बदल गई। उसने झटके से अवनी का हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से खींचा कि अवनी का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल विक्रम ने अवनी को हवेली के भारी लकड़ी के खंबे से सटा दिया। अवनी दर्द और शौक से कुछ बोल पाती उससे पहले ही विक्रम ने अपने दोनों मजबूत हाथों को अवनी के सिर के दोनों तरफ खंबे पर टिका दिया और उसे एक पिंजरे की तरह कैद कर लिया। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। विक्रम का तपता हुआ सीना अवनी से लगभग रगड़ खा रहा था। विक्रम का चेहरा अवनी के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें नफरत से लाल थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी नजरें अवनी की आंखों पर नहीं बल्कि उसके डर से कांपते हुए होठों पर जा टिकी। हमारी माँ का नाम? विक्रम ने अवनी के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बेहद खतरनाक और फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, दोबारा इन होठों से निकालने का दुस्साहस मत करना, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुमने हमारे भाई की जान बचाई है। अवनी पूरी तरह सन्न थी। वो विक्रम के उस खतरनाक आकर्षण और उस गुस्से के बीच फंस चुकी थी।
वो चाहकर भी विक्रम को खुद से दूर नहीं धकेल पा रही थी, लेकिन हवेली के उस खंबे के पास बढ़ती इस खतरनाक नजदीकी पर किसी और की भी नजर थी। ऊपर दूसरी मंजिल के झरोके के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी तेज आंखें नीचे सिर्फ अवनी पर टिकी थी। जैसे जैसे विक्रम और अवनी के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, उस औरत की मुट्ठियां कसती जा रही थी। उसके हाथों में पकड़ा मिट्टी का दिया अचानक दबाव से टूट गया। नुकीले टुकड़े हथेली में घुस गए। गाढ़ा खून उंगलियों से बहकर फर्श पर टपकने लगा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ खून उतर आया था। अगले ही पल मशाल की लौ उसके चेहरे पर पड़ी और अवनी से नफरत भरी नजरें गड़ाए खड़ी वो औरत कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि कुंवर विक्रम की होने वाली पत्नी और रामगढ़ की भावी रानी राजकुमारी देविका थी।